नमस्कार। नमस्ते। अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। साहित्य पर आधारित इस चैनल पे हम अभी तक बात कर रहे थे, साहित्य और फ़िल्म में क्या संबंध है, इसको लेकर चर्चा। ये चर्चा शुरू हुई थी, फ़िल्म में कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, फ़िल्में कैसे बनती हैं, उनकी शूटिंग कैसे होती है और इसके साथ-साथ आमंत्रित विद्वान ने हमें ये भी बताया था कि फ़िल्में सिर्फ़ 2 प्रकार की होती हैं, क्लासिक सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा। इसके साथ-साथ अनेक रोचक बातें उन्होंने फ़िल्मों के संबंध में हमें बताईं और ये बातें करते-करते हम आ गए थे फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन पर। ये कड़ी इतनी रोचक हमें लगी और इतनी मतलब कहना चाहिए कि लगा कि इस पे विस्तार से बात करनी चाहिए, तो इसको हमने 2 भागों में बात किया, लेकिन फिर भी लगा जैसे बात अधूरी रह गई। तो इसलिए हमने चाहा कि इस तीसरी कड़ी में भी हम फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन पर ही बात करें। जैसा कि ये आप अभी तक देख रहे होंगे कि अभी तक हमने इस कार्यक्रम में जिन्हें आमंत्रित किया है, जिन विद्वान को, वो हैं काशी के साहित्यकार, नाटकविद, फ़िल्म निर्माता और साथ ही साथ अनेकों विषयों के जानकार। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम चैटर्जी का, जो कि काशी से हैं। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस कार्यक्रम में, इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मेनका जी। आपको तो याद ही होगा और हमें भी याद है कि हम बात कर रहे थे फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन पर। 2 कड़ियों में हमने बात की और बात उस जगह पे आके ख़त्म हुई थी, जहाँ हमने आपसे अपनी जिज्ञासा रखी थी कि आपने कहा था कि फ़िल्में वही बेहतर होती हैं, वही सफल होती हैं, जिसमें गीत नहीं होते हैं। तब हमने आपसे ये जानना चाहा था कि जो फ़िल्में गीतों पे ही आधारित होती हैं, यानी जैसे अगर तानसेन पर कोई फ़िल्म बनी हो या और भी बैजू बावरा है और आपने पिछली कड़ी में नाम बताए थे बसंत बहार, बैजू बावरा, इस तरीके के फ़िल्मों के। तो हम चाहेंगे कि आज आप ये बताएँ कि गीतों के फ़िल्मांकन पर तो हमने बात की, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, आपने कुछ रोचक जानकारी भी दी। आज आप हमें बताइए कि जो फ़िल्में सिर्फ़ गीत-संगीत पर ही आधारित होती हैं, यानी किसी बड़े शास्त्रीय संगीतकार पे बनी होती हैं या शास्त्रीय गायक पर बनी होती हैं या उसमें सिर्फ़ गीतों की प्रधानता होती है, वो फ़िल्में कैसी होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं? देखिए, हम लोगों ने ये देखा था कि भारत में विशेषकर मुख्य धारा की फ़िल्मों में हुँ, हुँ। संगीत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब सवाक फ़िल्में आई और म्यूज़िक गाने डाल के देखे गए कैसा लगता है, तो उसकी अ, हमारे दर्शकों को लत लग गई। वो गाना उनको लगा कि सिनेमा का वैसे ही एक हिस्सा है, हुँ, हुँ। जैसे कि नाटक का, विशेषकर जी। लोक नाट्य का। हुँ, लोक हुँ। नाट्य में गीत, संगीत, नृत्य ये होता है। सिनेमा को भी जब मनोरंजन के लेवल पर दिखाया जाने लगा, तो सिर्फ़ जी, गाना उसका एक अविभाज्य, अपरिहार्य अंग हो गया। जी। अब जैसे संत तुकाराम पर या नामदेव पर कोई फ़िल्म बन रही है, तो उनके भजनों और पदों को भी गाया जाने लगा। हुँ, हुँ। तो इसमें ये ख़्याल ये भी आएगा क्यों ना जब म्यूज़िक रखना ही है तो कन्विंसिंग किया जाए, तो अगर क्लासिकल सिंगर पर रखेंगे, जी। किसी गायक पर फ़िल्म बनाएँगे, तब तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा गाना रखना। हुँ, हुँ, हुँ। और उस ज़माने में कुंदन लाल सहगल सबसे अच्छे गायक थे हमारे देश में, जी। हिंदी में। तो तानसेन फ़िल्म बनाई गई। उसमें कई हमारे यहाँ जो फ़िल्म निर्माता थे या स्टूडियोज़ थे, बॉम्बे टॉकीज़ और न्यू थिएटर, मिनर्वा मूवी टोन, तो उसी में रंजीत मूवी टोन भी था जिन्होंने तानसेन फ़िल्म बनाई। जी। और मुझे जहाँ तक याद आता है जयंत देसाई डायरेक्टर थे, हुँ, तो हुँ। उन्होंने तानसेन को ध्यान में रख के ये पूरी तरह से फ़िल्म बनाई। अब ये है कि फ़िल्म देखने के तौर पर थी और फ़िल्म सुनने के तौर पर थी, क्योंकि लोग कुंदन लाल सहगल को पसंद करते हैं और कुंदन लाल सहगल को आज भी पसंद करते हैं। जी। और कुंदन लाल सहगल ही तानसेन की भूमिका में थे, क्योंकि उस ज़माने में
जैसे हम्म सरस्वती रानी थी, सरस्वती देवी भी कहते हैं, वो म्यूजिक डायरेक्ट भी करती थी अनिल विश्वास से पहले और गाती भी थी। राजकुमारी जी थी, वो गाती भी थी। हम्म अशोक कुमार गाते थे। तो जो किरदार है, एक्टर उसको गाना भी पड़ता था। जी। तो कुंदन लाल सहगल को ही लेना बिल्कुल स्वाभाविक था। हम्म 1937 की बात है। तो उसमें बहुत अच्छी फिल्म एक हिट हुई थी बांग्ला में, फिर हिंदी में भी, मुक्ति, पीसी बरुआ की, और हम्म देवदास। तो कुंदन लाल सहगल की लोग फिल्म देखेंगे और गाने तो सुनेंगे ही। जी। तानसेन बनी उनको और खुर्शीद को लेकर, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय भी एक्टिंग की थी। तो वो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी भी थी। वो तानसेन जाना नहीं चाहते थे राजा के पास, हम्म लेकिन वहां जाते हैं और फिर लगभग उनको एक तरह से कैद कर लिया जाता है। कैद इसलिए कि मैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इतना अच्छा गाते हो, इस तरह अच्छा का। अच्छा। लेकिन उसको अपना गाँव, फिर वो खुर्शीद बुलाती थी जो उसकी हम्म दोस्त थी। तो हम्म। ये बहुत अच्छी फिल्म बनी थी 37 में। जी। लेकिन इसमें ये है कि 37 में नहीं, मुझे लगता है 43 में बनी थी, क्योंकि किस्मत जब बनाई थी बॉम्बे टॉकीज ने अशोक कुमार को लेकर, उसी हम्म समय तक से आई थी। 43 हो। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि अ, खेमचंद प्रकाश जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने उनसे कई गाने तो गवाए ही थे, तीन हम्म। चार गाने ख्याल पर आधारित थे, जैसे अच्छा। राग गारा पर और अलग अलग रागों पर तीन तीन हम्म गाने थे। और एक ध्रुपद गवाया था। ध्रुपद आमतौर पर कवि हम्म फिल्मों में इसके बाद भी नहीं रखा गया, पहले भी नहीं रखा था, तो ध्रुपद भी गवाया था। और अ, काहे काहे, वो एक गाना था, मैं शब्द भूल रहा हूँ, हम्म जिसके आधार पर जब अ, मुगले आजम बनी थी तो शाह हम्म साहब ने उसी से इंस्पायर होते काहे होद कुमान ऐसा करके कोई गाना था हम्म। तानसेन में। तो उसके आधार पर वहाँ भी नौशाद साहब ने मधुबाला को लेकर के जो एक गाना किया था, वो इंस्पायर उसी से हुए थे। जी। तो लेकिन ये देखना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ये हुए थे हम्म तानसेन। और हम्म। उस जमाने में ख्याल आया ही नहीं था हमारे देश में। अच्छा। ख्याल तो मुगल पीरियड में हुए। तो ये उस समय की फिल्म क्रिटिक्स ने लिखा भी था कि ख्याल जब था नहीं तो ख्याल कैसे आया। लेकिन उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि एक फिल्म बने तानसेन पर, एक हम्म। बायोग्राफिकल, बायोपिक जिसको कहते हैं, और जी। उसमें अच्छे अच्छे गाने हों। लेकिन गाने बहुत अच्छे थे और फिल्म बहुत चली भी थी। हम्म। और उसके बाद ही करीब 49 में खेमचंद प्रकाश ने फिर एक और फिल्म में म्यूजिक दिया था जो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम्म। वो था महल। महल में, हाँ। तो हाँ, महल उनकी बॉम्बे टॉकीज से बनी थी 49 में। हम्म। और उसमें भी खेमचंद प्रकाश म्यूजिक डायरेक्टर थे। और ये फिल्म कमाल अमरोही की भी डेब्यू फिल्म थी, लता मंगेशकर की भी डेब्यू फिल्म थी। और शायद कौन हमने सी? पिछले ये एपिसोड में तानसेन? महल 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 महल, हाँ। तो उसमें ही ये बात हुई थी ना कि जो किरदार का नाम होता था वही रिकॉर्ड प्लेयर के, हाँ हाँ हाँ। मैंने रिकॉर्ड में वही नाम आता था। तो उसमें जी। मधुबाला का नाम कामिनी था, शायद हमने पिछले एपिसोड में बताया था। तो हम्म। जब रेडियो में गाना है आएगा आने वाला, तो उसमें बोला गया, सबने पूछा भाई ये गायिका कौन है। तो कंपनी में लोगों ने फोन किया, रेडियो स्टेशन बॉम्बे जी। से। तो वहां से बताया गया कामिनी, क्योंकि उसमें वही लिखा हुआ है। तो लोगों हम्म। ने सब अपने श्रोताओं को बताया कि कामिनी। तो बोला कि नहीं, कामिनी तो नहीं है, कुछ और है। पता चला कि वो हम्म। लता मंगेशकर ने गाया। फिर वहीं से लता मंगेशकर की भी डेब्यू फिल्म थी, गाना जी। हुआ। लेकिन जब ये फिल्म आई तब तक हेमचंद जी का डेथ हो चुका था। तो ये जो बात है कि हम लोग पिछले दो एपिसोड में बात कर चुके हैं कि गीत, संगीत और फिल्मांकन, संगीत की ओर से भी किसी दृश्य को लेकर सोचा जाता है, हम्म तो डायरेक्टर उसको ढंग से फिल्माइज करता है। और हम्म डायरेक्टर भी कुछ कल्पना करता है उसके अनुसार, म्यूजिक डायरेक्टर भी फिर बाद में उसके अनुसार गाना बनाता है। इसी पर हम लोग बात किए थे, है ना। फिर हम्म बैकग्राउंड स्कोर एक चीज होती है जो पूरी फिल्म में अलग अलग समयों में प्रभाव लाने के लिए दिया जाता है, जो वो म्यूजिक डायरेक्टर इसको बनाता है, हम्म। जिसमें बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं। जैसे हमने पंचम दाग की बात बताई थी, जी। वो उससे कैसे इफेक्ट लाते थे तमाम अलग अलग चीजों से। कभी जो बॉटल है उसके मुंह की आवाज से, या हम्म कभी वो कंघी से, कभी किसी चीज से वो आवाज कई तरह से, बाल्टी में पानी डुबोने पर जो आवाज जाएगा उससे, गार्गलिंग से भी किया था। हम्म। गार्गिल हम लोग करते हैं, उस जी जी। आवाज को भी उन्होंने रखा था। तो ये एक अच्छा, इफेक्ट ये बैकग्राउंड आवाज स्कोर भी में भी रखी आता है। गई? हाँ, जब आप देखिएगा वो सत्ते पे सत्ता फिल्म में, जो हम्म। अमिताभ बच्चन दूसरी भूमिका में जब आते हैं बाबू,
की भूमिका में। तो वो जब जेल से निकलते हैं और कार में अमजद खान बैठ के वेट करते हैं, तो जब हम्म आते हैं तो बैकग्राउंड स्कोर जो दिया गया था हम्म। उसमें गार्गिल की आवाज भी है। अरे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा प्रभाव बनता है। ये पंचम दा ही कर सकते थे, जीनियस थे। तो अच्छा। हाँ वो बहुत अच्छा, वो मैंने बताया था कि हारमोनिका भी बजाते थे, जो मौथार वो गना। शोले में अमिताभ बच्चन बजाते थे, माउथ ऑर्गन। तो हम्म। ये जो म्यूजिक डायरेक्टर की ओर से भी होता है जी। फिल्माइज करना उसका दृश्य का। जैसे मैंने बताया था किशोर कुमार को खुद उन्होंने प्लेबैक दिया था हम्म माउथ ऑर्गन में सांस का प्रयोग करके, उसमें हम्म। माउथ ऑर्गन में। तो ये जो और कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्माइज बहुत खराब होता है, अच्छे ढंग से फिल्मांकन नहीं होता है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, रात सुहानी जाग रही है, हाँ। उसमें सब लोग उछल कूद कर रहे थे, जबकि वो बहुत धीमी गति का बहुत अच्छा गाना है। इसे सुनते हुए रात में आदमी को अच्छा लग सकता है अगर ऑडियो हम्म सुने तो। हम्म और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नायक या नायिका को गाने का फिल्मांकन ही बहुत खूबसूरत बना देता है। हम्म। जैसे कि आप जीनत अमान को देखेंगे कि 74 में शायद फिल्म थी अजनबी, हम दोनों दो प्रेमी थे हाँ। कहीं छोड़ चले, राजेश फिर खन्ना। भीगी भीगी रातों में। हाँ, इन दोनों में जीनत अमान बहुत खूबसूरत लग रही है दोनों गानों में। ऐसी हम्म। मनोरंजन भी 74 में आई थी, तो उसमें एक गाना है, वो वॉश बाथरूम जा रही है तैयार होने हम्म और कह रही है कि आज मैं 16 श्रृंगार करूंगी, सोए है मेरे पीहरवा, आशा जी की आवाज में हम्म। थी। इसमें इसी का गीत एक कुमार गाना सुरे और भी ने, था ना, गोया के चुनांचे। गोया के चुरांचे, आया हम्म। हूँ मैं इसको ले जाऊंगा, हम्म। किशोर कुमार आते उसने कहा, आया जी। हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा। इससे हम्म। शुरुआत होती है तो 32 बीट का एक रिदम बनाया था अच्छा। मारुति राव कीर, जो आर डी बर्मन की टीम में, उनकी टीम में हम्म। 8 9 नवरत्न थे, अच्छा। उसमें थे मारुति राव कीर। ये हम्म 32 बीट का एक पूरा सीक्वेंस बनाया था। आप अगर शुरुआत होगी ये गाना, तो हम्म। उसमें आप गिन सकते हो 1 2 3 और 32 पर ही वाकई रुकेगा। अच्छा 32 बीट का कोई अभी तक ताल होता नहीं था, अच्छा। लेकिन अच्छा। मारुति राव जी ने इसको बनाया था। हाँ, ये हम्म आया हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा का स्टार्ट में जहाँ पर आशा जी की आवाज आती है बस, और हम्म। किशोर गाना गाते हैं, उसके पहले। तो हम्म इसमें भी जीनत अमान बहुत खूबसूरत लगी है, जब वो हम्म क्या गाना, में एक शब्द भूल रहा हूँ कि आज मैं 16 श्रृंगार करूंगी और हाँ। इंतजार करूंगी, सोए है मेरे पीहरवा। हम्म इसमें बात ही पता चलता है संजीव कुमार सोए नहीं है, वो गायब हम्म है। जा एंड, इन तीन गानों में जा सॉरी जीनत अमान इतनी खूबसूरत लगी है क्योंकि हम्म फिल्मांकन अच्छा हुआ है। लेकिन हम्म। अगर हम किसी म्यूजिशियन पर ही फिल्म बनाएंगे, जाहिर है उसमें तो गाना रखना ही पड़ेगा। जी। लेकिन गाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम्म अगर रख रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस को हम इसका स्वाद दे चुके हैं। ऑडियंस हम्म जानती रही है 40s 50s 60s 70s 80s में कि बिना गाने की फिल्म ही नहीं होती है, कहानी होगी, हम्म गाना होगा, और गाने से फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन वो हम्म वर्ल्ड सिनेमा में या मीनिंगफुल सिनेमा में इसको बहुत ही मीनिंगलेस माना गया है कि संगीत की जरूरत नहीं है, फिर भी संगीत क्यों, गाना क्यों, है ना। कोई जैसे एक फिल्म थी वो सीआईडी, हम्म शुरुआत के दिन में जब नवकेतन नहीं बनी थी, हम्म गुरुदत्त थे और देवानंद एक्टिंग किए थे, डायरेक्ट ये किए थे गुरुदत्त। उसमें वो जो वहीदा रहमान भी विलन की ओर रहती, पहली बार ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। तो हम्म। देवानंद सीआईडी थे और पीछा कर रहे थे जिसमें महिला का, क्या शकीला थी या जो भी, भूल रहा हूँ नाम। कार में वो पीछा करते करते रात में रुक जाते हैं और उसी समय सुबह जब उठते हैं तो रूप मेरा क्या गाँव रे, नींद मेरा क्या गाँव रे करके गाना शुरू हो जाता था बूझ मेरा शकीला जी क्या के पास। गाँव रे, नदी हाँ, किनारे। बूझ मेरा क्या गाँव, हाँ। हम्म। अब इस गाने की वहाँ कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर पीछा किया जा रहा है अपराधी का, और वो उसमें अचानक से ये एक तालाब, क्योंकि वहां पर गाना तैयार हो चुका है, उसको वहां पर रखना ही है। अच्छा जो हम लोगों ने बात की थी कि म्यूजिक डायरेक्टर कई गाने तैयार कर लेता है, उसको कभी कई बार नहीं भी रखा जाता है, कई बार रखा भी जाता है अच्छा। ना। कई बार ऐसा ही होता है ना, लेकिन बनारसी बाबू फिल्म का गाना बाद में डॉन में रखा गया। बनारसी हाँ, बाबू बात फिल्म के ऐसा भी। लिए वो तैयार किया गया था गाना। तो और संजू की बात है, कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसलिए उनके पास वो गाना था ही तैयार तैयार किया हुआ, हाँ हाँ जो हाँ। उन्होंने रखा। ये ठीक है, हम्म ये तो होता है। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हिंदी सिनेमा में ट्रेंड बन गया था, हम्म। सिनेमा में कहानी और गाना। अच्छा। जैसे हम लोग आज सोच ही सकते कि हिंदी रंगमंच पर या रंगमंच पर बिना डायरेक्टर के भी प्ले हो सकता है, वैसे आज कोई हम्म। सोच ही नहीं सकता कि बिना गाने का भी हिंदी फिल्म हो सकता है, क्योंकि हाँ गाना सही। होगा ही। सही लेकिन बात है। गाने अगर शुरू से चले, माने फिल्म हम्म। निर्माण में पटकथा लिखने से लेकर के आइडिया से लेकर के प्रीमियर तक पूरे प्रोसेस में म्यूजिक के लिए कोई जगह ही नहीं है।
अगर अच्छा। गाने की जरूरत होगी तो भी गाना होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए कई नहीं, पर फिल्मों जैसे में जो एक या दो लव गाने। स्टोरी पे आधारित फिल्में होती होंगी उनमें तो गाने की अहमियत समझ में आती होगी। हाँ, होती तो है बात, ये लव स्टोरी फिल्म ही है राजेंद्र नहीं, कुमार की, नहीं मतलब उनके जो बेटे को जिनमें लेकर। प्रेम कहानी ही उसमें हो। गाने की, हाँ उसमें गाने की क्या जरूरत है? प्रेम हो रहा है, फिर विलेन आ रहा है, फिर दोनों अलग हो रहे हैं, उसमें गाने की क्या जरूरत है? बॉबी में या लव स्टोरी, दोनों फिल्म देखिए, हम्म। गाना तो इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि गाने के कारण पहले ही फिल्म का प्रचार हो जाएगा अच्छा। और लोग गाने के लिए फिल्म देखने जाएंगे। हाँ, बॉबी के गाने भी पहले प्रचारित हो गए थे, फिर लव स्टोरी के भी हो गए थे। हम्म एक में मुझे लगता है कि बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे और लव स्टोरी में आर डी बर्मन थे। लेकिन म्यूजिक की जरूरत वहाँ बिल्कुल है जहाँ पर म्यूजिशियन पर ही फिल्म बने, जैसे कि हम्म तानसेन, बैजू बावरा। पहले हिंदी सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छे हम्म। घरों के लोग नहीं जाते थे, इवन अच्छे गायक क्लासिकल वोकलिस्ट भी नहीं जाते थे। अच्छा। तो वसंत हम्म। बहार में एक गाना है, केतकी गुलाब जो चंपक बन चंपक गए, बन गए, हाँ। नन्हे हो गए, तो उसमें जो दो पार्टी आपस में लड़ वो कर रही है, जिसको कहते हैं कि तुम अच्छा गाओगी हम अच्छा गाएंगे राजा के हम्म। दरबार में, उसके लिए भीमसेन जोशी की आवाज दी गई थी। अच्छा, अच्छा। भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व, कुमार गंधर्व, ये लोग तो कि मराठी नाटकों के लिए भी गाते ही थे, अभंग वगैरह, तो इसलिए हम्म उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नौशाद साहब ने बड़े गुलाम अली खान साहब से अप्रोच किया फिल्में गाने हम्म। के लिए, तो सीधे मना कर दिया क्योंकि वो कोई जगह ही नहीं गाने की। तो अच्छा। क्लासिकल गाने का स्टेज में जो एक स्टैंडर्ड था, उसकी हम्म। तुलना में फिल्म बहुत नीचे था। मतलब फिल्म में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिल्म को अच्छा। अच्छा बिल्कुल नहीं माना जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था नौशाद साहब को। फिर हम्म। उन्होंने जानबूझ के, जैसे एक होता है म्यूजिशियंस लोग ना नहीं बोलते, वो इस तरह से बोलते हैं कि एक एक सलीके से, एक इशारों में कहते हैं। तो हम्म। उन्होंने कुछ ऐसा पैसा बोला था कि कभी वो दे ही ना सके नौशाद साहब। मतलब उस जमाने में जैसे कि 1 लाख या 50,000 इस तरह का। अच्छा। अच्छा। तो हाँ तो फिर बाद में उन्होंने इतना पैसा जुटाया, जुगाड़ के सबसे कहा, हम्म। और महबूब साहब और जो भी थे, तो फिर पैसा लेके उनके पास गया तो भी मान नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने फिर कहा कि पैसा भी आपको दिया जाएगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, क्लासिकल को मेंटेन रखा जाएगा, तब जाकर उन्होंने फिर अपनी आवाज दी। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि अगर तानसेन पर फिल्म बन रही है तो के एल सहगल गा ही रहे हैं, हम्म एक्ट भी कर रहे हैं, तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फिल्म जैसे ये मुगले आजम बन रही है और उसमें हम्म क्लासिकल गाना है और बड़े गुलाम अली खान साहब से गवाना चाहते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे वो गवाए। मतलब वो हम्म। अच्छा नहीं माना जाता था। बाद में जी। लोग आने लगे तो शुभा मुद्गल भी गाती है, बल्कि लोग हम्म चाहते हैं कि मेरी आवाज ली जाए। और हम्म फिल्म की दुनिया में हम्म। क्लासिकल जो वर्ल्ड, उसके लोग, काफी लोग उसके बाद गाते रहे। मन्ना डे खुद क्लासिकल एक सिंगर कहे जा हाँ, सकते हैं, मन्ना डे के तो कहा जाना क्लासिकल गाने चाहिए, बहुत हैं। कहा जाना ही चाहिए। अब हम्म इसीलिए गोरी तोरी पैंजनिया जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था महबूबा में, तो हम्म। मन्ना डे ने कितना खूबसूरत गाया है। नहीं, तो वो जो भी गाना है ना कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम्म। जिसमें शास्त्रीयता का, या जिसको कहा कि तान वगैरह का, जी। गमक वगैरह का ज्यादा यूज किया गया हो, वो हम्म। मन्ना डे ही गा सकते थे और मोहम्मद रफी भी गाते थे। जी। वो कोहिनूर फिल्म में भी उन्होंने गाया है मीना कुमारी के साथ। लेकिन मन्ना डे क्लासिकल वोकलिस्ट थे, अच्छा। मतलब ये मानने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत, मैंने स्टेज प्रोग्राम नहीं देते थे, लेकिन क्लासिकल की उनकी प्रैक्टिस थी, उनकी शिक्षा दीक्षा थी। अच्छा, लता शिक्षा मंगेशकर दीक्षा ने ली भी हुई थी। क्लासिकल, बॉम्बे में जो है वो है कि भेंडी बाजार घराना रहा है हम्म। क्लासिकल म्यूजिक में। लता मंगेशकर ने बाकायदे उनसे सीखा था क्लासिकल म्यूजिक, फिर जी। वो गाने के लिए दुनिया में आई थी। हाँ, तो पहले हम्म तो सिखाया ही जाता था, किसी बच्चे को अगर गाना सीखना है तो क्लासिकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। मैंने हम्म। सारेगामा तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल। एक एक राग सीखना पड़ता था। तो लता जी ने भी सीखा था भिंडी बाजार हम्म। घराने से। और आप अगर आशा जी के बहुत सारे गाने देखिए तो बिना क्लासिकल सीखे गाया ही नहीं जा सकता। जो मैंने लाल पत्थर की का गाना बताया था, वो हम्म। सितार बजा रहे हैं, हालांकि सिनेमा में बहुत ही खराब होता है पिक्चराइजेशन। सितार में अगर ऊपर ऊंचा सुर है तो हाथ नीचे जाता है, और गाने में अगर नीचा सुर है तो ऊपर जाता है। उनको एक्टर को तो पता नहीं है कि ऊपर ऊपर ऊंचा है कि नीचे नीचा है। हम्म। वो तार पे ही बजाते रहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ही। गाने के अनुसार वो सोचते हैं कि शायद
नीचा है तो ऊपर होगा, ऊंचा है तो नीचे होगा। हम्म बहुत ही बेतुका और रिडिकुलस हो जाता है वो। फिर वो उनको बताया नहीं जाता, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर को भी पता नहीं है कि सितार बजाने में कैसे बजाया जाता है, बस हाथ रखा जाता है। वैसे पियानो में भी होता है। अच्छा। हास्यास्पद और रिडिकुलस तो तब लगता है जब कोई गाना शुरू हुआ है, कोई पियानो बजाते हुए, हम्म पूरा गाना अगर बजाते हुए गा ले जाए शशि कपूर और कोई भी, तब तो हम्म। चलेगा, जी। अशोक कुमार। लेकिन आप गाते गाते पियानो को शुरू किए और पियानो को छोड़ के आप गाते हुए आगे भी बढ़ गए, तो फिर वो हम्म। क्या बजेगा आगे? गाने हाँ में तो बज रहा है लेकिन आप तो बजा नहीं रहे हैं। बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल। गाना है वो फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, हम्म देवानंद और वैजयंती माला को लेकर। तो हम्म। पता नहीं शायद दुनिया या किस फिल्म का है। हम्म उस फिल्म में आप देखिएगा देवानंद उसी को बजाते हुए गा रहे हैं, हम्म। और बजाते हुए अचानक गाते हुए ही छोड़ के उठ के चले, वॉक भी करने लगे हैं। और वो हम्म। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो कैसे बज रहा है, आप कौन बजा रहा है? है ना, चले थे बिल्कुल। साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, एक शशि कपूर भी वो पियानो बजाते हुए। हम्म तो ये सब कई रिडिकुलस चीजें भी हो जाती हैं। मैंने सितार जैसे बजाया जाना चाहिए वो सुर वहां नहीं लग रहा है, उंगली से दिख रहा है लेकिन हम्म कान में सुनाई दे रहा है। या जैसे मैंने पियानो को बताया, तो रिडिकुलस चीजें भी होती हैं। तो संगीतकार के पास भी क्लासिकल का की समझ अगर नहीं होगी, हम्म। गायक तो होगा ही। मोहम्मद रफी साहब क्लासिकल बहुत अच्छा गाते थे, मन्ना डे साहब गाते थे। हम्म मन्ना डे साहब का भी मिसयूज खूब हुआ। उनके सारे क्लासिकल बेस्ड गाने को महमूद पर फिल्मा के उसको हास्य का रूप दिया गया, चाहे वो हम्म छम छम बाजे रे पायलिया हो या कोई भी गाना। लेकिन हम्म म्यूजिक डायरेक्टर के पास अगर क्लासिकल की समझ है, हम्म तो फिर और चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि नौशाद साहब को था, तब वो हम्म भीम उनको भीमसेन जोशी कह रहे हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब को लेके आए थे। वो तो चाहते थे कि आमिर खान साहब से गवाना। तो जितने भी हम्म। हमारे क्लासिकल वोकलिस्ट हुए हैं, जी। है ना, जैसे कि अगर नहीं हुआ तो क्यों ना ऐसा करें कि क्लासिकल वोकलिस्ट पर ही फिल्म बना दे, जैसे अमोल पालेकर ने कि किशोरी अमोलकर पर बनाई। हम्म। घट घट पंछी डोलता जी, घट घट पंछी बोलता, जो उनका एक बहुत अच्छा भजन है, तो वो जी। पॉपुलर होने से उन्होंने उन पर फिल्म बनाई थी, हम्म किशोरी अमोलकर। ऐसे ही कुमार गंधर्व के डेथ के बाद जब्बार पटेल ने उन पर फिल्म बनाई। हम्म। या मान लीजिए कि एक्ट्रेस थी जिनको लेकर के श्याम बेनेगल ने भूमिका बनाई स्मिता पाटिल को लेकर। तो ये तो हम्म। एक प्रकार से पहली बायोपिक वही थी भूमिका हमारी हिंदी फिल्म की दुनिया में। लेकिन ये जो गायक के पास तो गायक के पास तो क्लासिकल हो गई अनुभव, जी। म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी अगर है तो वो फिर बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो पहले हम्म। एस डी बर्मन हो, चाहे जयदेव हो, या मदन मोहन हो, आप देखिएगा मदन मोहन और लता जी के गाए हुए मैक्सिमम गाने तो हाँ मदन क्लासिकल मोहन। बेस्ड। और मदन गजल मोहन फिल्म तो बनी है जो तो है इसमें जो आशा गजल, भोसले को देते भी नहीं थे शायद, किसी गाने में नहीं लिया हाँ मदन मोहन। एक भी बाई द वे गाना हुआ, ये सब होता था। ओपी नैयर किशोर कुमार को नहीं तो किशोर कुमार के साथ भी ओपी नैयर का गाना है हम्म हाफ टिकट में। तो ऐसा होता था, आशा जी ने भी गाया है एक गाना। लेकिन वही है कि अधिकतम 99% गाने मदन मोहन लता ने। साहब ने लता जी से गाए, जैसे हम्म। कि ओपी नैयर ने आशा जी से। ये उन लोग की अपनी चॉइस थी, अपनी टीम थी, उनका मन। हमारा हम कि हम किससे गवा रहे हैं, जी। अपनी अपनी पसंद होती है। बाद में हम्म दुख भी मिलता है, ओपी नैयर साहब को दुख भी मिला आशा जी से। तो हम्म। कहने का मतलब है कि अगर तानसेन पर बना रहे हैं, बैजू बावरा पर बना रहे हैं, तो गाना लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बैजू बावरा के सारे गाने हिट होते हैं क्योंकि गाने ही हैं उसमें। हम्म। मोहम्मद रफी साहब के सारे गाने हैं। ऐसे ही मैंने बताया इसका कि बसंत बहार में, उसमें भी हम्म। गाने की चीज है तो मुन्ना डे और भीमसेन जोशी की आवाज है। तो गाने तो लेंगे, गाने का हम्म पिक्चराइजेशन एक विषय है, बैकग्राउंड स्कोर एक विषय है, और गाने पर ही आधारित अगर कोई फिल्म है तब तो एक विषय है। कोई हम्म। गायक या गायिका को हम लोग ले लें, किसी फिल्म में कोई किरदार है सामान्य, कोई जरूरी नहीं कि क्लासिकल वोकलिस्ट पर ही हो। हम्म। एक कोई फिल्म है वेदा रमन देवानंद की, इसमें देवानंद गाना गायक बनना चाहते हैं। जी। या मान लीजिए कि अमजद खान अमिताभ बच्चन को का गाना सुन करके गांव के स्तर पर याराना में वो ले हम्म। जाते हैं शहर में कि वो गाएंगे और वो बिजनेस करेंगे। जी। तो गा रहे हैं तो उसके लिए गाना तो होगा ही फिल्म में, हम्म। है ना। लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है, नफरत हम्म की दुनिया को छोड़ के हाथी मेरे साथी में रजा मुराद शराब गा रहे हैं, हम्म वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत जगहों पर कोई जरूरत, मैं जैसे वो नाम लिया सीआईडी फिल्म उस गाने का, हम्म। तो वहां जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 6 गाने रिकॉर्ड करा चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, तो रखना ही है। नहीं ये पर सब होता है। यहाँ पे तो है डायरेक्टर के भी कुछ ना कुछ जीनियस काम करता हो कि वो गाने को ऐसा एडजस्ट करते होंगे
कि लगता नहीं होगा कि हाँ जबरदस्ती का थोपा है। नहीं है कि जोर से डाला गया, और कई बार लगता भी है। अभी ऐसे प्रोड्यूसर के पास कई बार सेंस नहीं होता है। वो हम्म चाहता है कि इसमें गाने हो, इसमें एक कैबरे हो, इसमें एक ऐसा गाना हो, इसमें एक वैसा गाना हो जो चल रहा है ना। हम्म जैसे एक दौर आया 90s में कि वो गजल का, 80s हम्म 90s में गुलाम अली का गाना चुपके चुपके जब सिनेमा में हिट हो गया, तो हर कोई एक गजल का रखने लगा, चाहे वो तलत अजीज का हो, चाहे किसी का हो, हम्म हम्म पंकज उदास का हो, है ना। तो वो इसलिए कि चल रहा है हिंदी सिनेमा में, जो चीज चलने लगता है। हमने हम्म बताया था कि एक क्लासिक सिनेमा अगर बन जाए, चलने लगेगा, तो हर कोई क्लासिक सिनेमा ही बनाने लगेगा। तो हम्म म्यूजिक तो हमारे हिंदी सिनेमा या बांग्ला सिनेमा या मराठी सिनेमा का एक बहुत जबरदस्त पार्ट रहा है। इसके बगैर सिनेमा सोचा ही नहीं जा सकता। ऐसे हम्म में कुछ लोग फिल्में बनाई है। आपने पिछले एपिसोड में वेडनेसडे के बारे में बोला, और भी हम्म बहुत सारी फिल्में हैं। जैसे पिंक एक फिल्म बनी बहुत बाद में, अभी बहुत हाल में, बाद में। अमिताभ बच्चन को लेकर। तो गाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल। गाना है नहीं। लेकिन ये हम्म रिस्क जो है, 40s 50s 60s 70s में कोई सोच ही नहीं सकता था कि हम्म गाना नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन पिंक जब बना रहे हैं, तो कहानी इतना स्ट्रांग है, उसमें कहीं गाने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसमें शुभा मुद्गल जी की आवाज में एक गाना है, कारी हम्म कारी कर करके कुछ गाना है उनका। वो हम्म बैकग्राउंड में हल्का हल्का होता है हम्म कि एक कहीं तो कुछ हो, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर ही हो, लेकिन एक गाना तो हो, हम्म इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गाने की जरूरत नहीं है और हम्म आप फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म बहुत खूबसूरत बनेगी। और बहुत फिल्में बनी है भारत हम्म हमें ये बताइए कि आप तो खुद भी फिल्में बनाते हैं, और गाने की शूटिंग और एक फिल्म की शूटिंग, मतलब अगर हम गाने को अलग कर दें और फिल्म को अलग रखें, कहानी को, तो गाने की शूटिंग ज्यादा मुश्किल होती है। उसमें ज्यादा आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि गाना अच्छा दिखे, शूटिंग के दौरान पूरा जब गाना तैयार हो तो वो बहुत अच्छा दिखे, या फिल्म की शूटिंग ज्यादा कठिन कठिन लगती है? में। मैं जहाँ तक दूर से हिंदी फिल्मों को देखता हूँ, उसमें हम्म लगता है गाने की शूटिंग आसान, आसान होती है। बहुत आसान होती है। क्योंकि उसमें आप कहीं से भी कोई कट करके, कहीं से भी गाना तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन कट हम्म करके आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। क्लोज हम्म शॉट, लॉन्ग शॉट, या कुछ और दिखा सकते हैं बीच में। अगर कुछ नहीं हो पाए तो वहाँ कोई पत्ती का गिरना दिखा सकते हैं, तो गाना कंटिन्यू रहेगा, लोग पता भी नहीं चलेगा। तो हम्म ये खूब सारा होता है आराम हम्म से। तो गाने की, और अगर पहाड़ों पे आप चलेगा तो कुछ सोचना ही क्या फिर। दूर में उसका, दूर से अगर हम होंठ हिल रहा है कि नहीं, शम्मी कपूर या शशि कपूर या अरविंद कुमार का, हमें समझ में भी नहीं आएगा, गाना कान में बज रहा है। तो हम्म ये होता है। लेकिन आप क्लोजली अगर दिखाना चाहेंगे और होंठ अगर नहीं मिलेंगे, तो आपको लगता है कि लिपसिंग नहीं हो रही है, तब कठिनाई होती है। वहीं हम्म दूसरी ओर जो मीनिंगफुल सिनेमा है, उसमें आप हम्म देखिएगा कि एक्टर को डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम्म सिद्धेश्वरी देवी पर एक फिल्म बनी थी, मणिकौल ने बनाई थी, 88 में करीब। हम्म, वो बनारस आए थे, और मीता वशिष्ठ ने उसमें एक्टिंग किया था। तो अच्छा। उन्होंने बोला था कि हाँ, उनको सिद्धेश्वरी देवी का बैकग्राउंड में गाना बजेगा, लेकिन हम्म लिपसिंग, मीता वशिष्ठ ने जो भी फिल्में देखी हैं, उसमें तो हम्म यही होता है कि आपको लिपसिंग करना है ना। हम्म। लेकिन मणिकौल ने उनको ये बताया था कि ये ध्यान रखना है कि जब सिद्धेश्वरी देवी गाती थी, तब माइक नहीं होता था, जी। इसलिए बहुत दूर तक आवाज है, इसलिए जॉस पर काम करना होता था। इसलिए आपके एक्सप्रेशन में जॉस का काम आना चाहिए, लगे कि आप पूरे से गा रही हैं और बहुत दूर तक जा रहा है। हम्म। माइक में क्या होगा कि कोई एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं आएगा। हम्म माइक अगर, माइक नहीं है और आपको गाना पड़ रहा है, तो चेहरे के जो जो स्किन है, जो हम्म स्किन का टेक्सचर है, उसमें वो पूरा टेंशन दिखने चाहिए, ताकि लगे कि वो बिना माइक के गाती थी, तो कितनी दूर तक जा रहा है। ये अलग से एक बात जोड़ के बताई गई थी उनको, है अच्छा। ना। नहीं तो वो लगता ही नहीं, वो फिर ठीक नहीं लगता। फिर वैसे ही लगता है जैसे कि बैजू बावरा गा रहे हैं, या उस वक्त भी माइक नहीं होता था, या तानसेन गा रहे हैं और चेहरे हम्म पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है, खाली हम गा रहे हैं, गले पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म आप देखिएगा, अगर बिना माइक को किसी को बोलना होता है, तो पूरे चेहरे और जॉज में फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ये बात मणिकौल ने अमिताभ बच्चन को कही थी। तो इसलिए डायरेक्टर अगर समझदार है, म्यूजिक का की सेंसिबिलिटी उसके अंदर है, तो वो बेहतर होता है। उन्हें ध्रुपद पर फिल्म बनाई थी मणिकौल ने, जी। बनाई थी मतलब बनाई है, अभी भी आप देख सकते हैं। तो हम्म उसमें उन्होंने मोहिद्दीन खान डागर और फरीदुद्दीन डागर को लिया है। फरीदुद्दीन हम्म डागर ध्रुपद गा रहे हैं और वो वीणा बजा रहे हैं।
उस्ताद जियामुद्दीन खाटा, जिनको बड़े उस्ताद कहते थे। हम्म। तो इसमें पूरा म्यूजिक और यहाँ पर वो फोन जब आता है तो ये म्यूट हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ उस समय। तो ये देखना पड़ता है कि हम लोग आवाज को कितनी सेंसिबिलिटी के साथ देखते हैं, है ना। जी। तो आप देखिएगा कि कोशिश फिल्म में भी संजीव कुमार, जया भादुड़ी दोनों ही गूंगे बहरे थे, तो लेकिन हम्म फिर भी सीटी बजा के कोशिश करते हैं कि रिलेट करने की। हम्म। तो ये सेंसिबिलिटी है। तो जी। म्यूजिक का भी इस्तेमाल, जैसे मेरा अपना मानना है हम्म एज ए फिल्म डायरेक्टर, कि मैं क्या करता हूँ कि पहले म्यूजिक को लाता हूँ, फिर डायलॉग के शब्द को लाता हूँ। मेरा हम्म अपना मानना है कि म्यूजिक इस संसार में पहले है, फिर शब्द आया है। इसका एक एग्जांपल हम अच्छा। ऐसे ऑब्जर्वेशन से देते हैं कि आप हम्म। रास्ते में अगर पैदल चल रही हैं, आपसे थोड़ी दूरी पर कोई आदमी चल रहा है, माने हम्म इतनी दूरी पर कि आप धीरे से आवाज दें तो वो उसको हम्म सुनाई ना दे, तो हम्म। उसको अगर पुकारे तो आप उसके तुरंत बाद कुछ गाना गुनगुनाने लगिए, तो सामने वाला जो जा रहा आदमी वो पीछे पलट के आपको देखेगा। अच्छा। इसका मतलब अच्छा। है कि शब्द में जो फ्रीक्वेंसी है, उससे हम्म ज्यादा फ्रीक्वेंसी गाने में होती है, और वो हम्म उस आदमी के कान तक पहुंचता है, कोई गा रहा है। तो ये जो हम्म। साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो म्यूजिक में ज्यादा होती है। इसलिए हम अपनी फिल्म में लिरिकल या म्यूजिकल बनाने के बाद डायलॉग को पाते हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं रखते हैं, जरूरी नहीं है म्यूजिक हो। हमने तो हम्म। एक्सपेरिमेंट किया है। हमने तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक दोनों को इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक समय में आके लगता ही नहीं कि कौन सा इंडियन है कौन सा वेस्टर्न अच्छा। है। मैंने एक फिल्म बनाई है इहा मृग, उसमें ये है। तो हम्म। ये सब एक्सपीरियंशियल है, मतलब मैंने अनुभव में पाया। ये भेद हम्म। हम लोगों ने कर रखा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वेस्टर्न, लेकिन अगर आप बाख के म्यूजिक को ले या मोजार्ट को ले, जिस मोजार्ट के कई गानों धुन पर सलील चौधरी ने भी गाना बनाया है, आर डी बर्मन ने बनाया है। तो बाख, बीथोवन, मोजार्ट को ले और हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ले, दोनों दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज भी है। अब आप इस एपिसोड के लिए हम लोग के पास कितना समय और है। हाँ, समय तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा है इस एपिसोड के लिए। लेकिन इसमें हम एक बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि अ, गाने का पिक्चराइजेशन इजी होता है। तो अब मुझे वो गाना नहीं याद आ रहा है कि मान लीजिए जो है पिक्चर स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन गाना तो अपने अपनी स्पीड में चल रहा है। मतलब गाना तो हम स्लो मोशन में सुन नहीं सकते हैं, गाना एज इट इज ही चल रहा है। तो ये वाला चीज कैसे करते हैं नहीं, कि वो शॉर्ट चल रहा होगा स्लो मोशन हाँ, में। शॉर्ट स्लो मोशन शॉर्ट में चल स्लो रहा है, लेकिन गाना गाना आपको बैकग्राउंड में नॉर्मल चल रहा सुने। हाँ, गाना है, गाना नॉर्मल। बैकग्राउंड में। हाँ, गाना कोई गाएगा तब स्लो होगा ना। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, एक गाना खुशी में रखते थे, उसी गाने को फिर स्लो मोशन में भी रखते थे, ऑडियो में। हम्म। जैसे मान लीजिए कि वो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना है खुशी में, हाँ हाँ, वो फिर तो। जब अमिताभ की डेथ हो गई तो वही धीरे धीरे गाया जा रहा है, जिंदगी तो बेवफा है ना। हम्म। तो ये रखते थे लोग, आपस में हंसी मजाक भी करते थे कि एक नहीं नहीं, एक मर जाने मतलब पर कि जो मुझे बोला। स्टेप्स ले रही है रेखा, मुझे लेकिन वो आप जो कह रही पर्टिकुलर थी कि सीक्वेंस स्लो चलेगा, शॉर्ट स्लो सीक्वेंस। मोशन में हो रहा है। हाँ हाँ गाना जरूर बैकग्राउंड में होगा, अगर गाना कोई गाता हुआ दिखेगा स्लो मोशन के शॉट में तो हम्म। रिडिकुलस हाँ, वही, हाँ, वो तब रेडिकुलस हो जाएगा। तो वही मुझे मतलब उसको गाने को वो कैसे करते होंगे डब उसके साथ, सीन के है। साथ। लगते हैं अलग अलग, ये एग्जाम्पल्स पे बात हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए दस्तक फिल्म में गाना है जो हम्म संजीव कुमार और हिम्मत सुल्ताना को लेके, वो मदन मोहन का म्यूजिक है। लेकिन वो जब पान वाले के यहाँ गाना बजता है बाहर सड़क पर, तो दूसरे ढंग से सुनाई देता है। और हम्म जब घर के कमरे में इंटीमेट ढंग से लोग मिल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तुमसे कहूँ एक बात, तो हम्म उसमें खिड़की से तो आउट चौल के लोग सुन भी रहे हैं, तो वहां पर बहुत इंटीमेट होकर गाया जा रहा है। तो हम्म फिल्माइज कैसे किया जा रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी इसको कैसे फिल्माइज कर रहे हैं और हम्म मनमोहन देसाई कैसे फिल्माइज कर रहे हैं, तो उनमें फर्क होगा ना। ये बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। ये हम्म। यश चोपड़ा ने इतने अच्छे ढंग से अजनबी में दोनों गाने को किया था कि जीनत अमान बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें, दोनों गानों हम्म। में। तो मैं फिल्मांकन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, फिल्मांकन बहुत जरूर इम्पोर्टेंट भी है। और आजकल के दौर में ऐसा लगता है कि फिल्मों में संगीत का होना भी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें अभी भी रह गई हैं जो हम पूछना चाह रहे थे, समय भी बहुत कम है। तो
म्यूजिक के साथ साथ कुछ और दूसरी बात भी हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड के लिए आपने जो जानकारी दी उसका उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत रोचक लगी वो जानकारी, गीतों के बारे में किस तरीके से उसको पिक्चराइज करते हैं। तो जो थोड़ी बहुत हमारी जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उसको आप जो है उस जिज्ञासा का हल देंगे हमें अगले एपिसोड में भी। तो अब इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। और आपका, डॉक्टर गौतम चैटर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कृतकृत्य हूँ मेनका जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।